बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाज़ेब अहमद। एक नई सुबह, एक नए अंदाज और एक आवाज बनकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं 92 HD पर सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ। गुड मॉर्निंग शाज़ेब, क्या हाल? गुड मॉर्निंग टू यू टू। मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ साथ साथ। मंडे को आप बड़ी फ्रेश नजर आ रही हैं मुझे। है ना, बहुत फ्रेश नजर आ रही, क्योंकि वो जो थोड़ी बहुत भी थकन थी ना, वो सुबह सुबह बादलों को देखकर और उनका गरजना देखकर और फिर उनका बरसना देखकर कमाल हो गया। कराची में बादल छाए हैं, बारिश चल रही है, मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं। और जैसा कि हमारे वेदरमैन हमें बता रहे थे, उन्होंने पेशगोई की थी कि बारिश होगी और फिर सर्दी में इजाफा होगा, क्योंकि सर्दी में कुछ कमी आ गई थी, कुछ ठंड में कमी आ गई थी। बिल्कुल। और अब देखा जा रहा है कि अब सर्दी फिर से बढ़ रही है। बस यही है कि सर्दी भी बढ़ेगी और बारिशें होंगी। बस सबके लिए हिफाजत की हम दुआ कर रहे थे, फिक्रमंद हो रहे थे कि सब लोग खैर आफियत से रहें। प्लीज़ बाइक्स वाले तमाम पैसेंजर्स, आप गाड़ी चला रहे हों, पानी जहाँ जमा हो वहाँ ख्याल रखें। खुदा न खास्ता कोई हादसे का शिकार ना हो। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और शुभ नामा जो है वो, इसमें जो आज की दूसरी खबर है वो है 27 दिसंबर के हवाले से। आज का दिन हम बहुत ही अक़ीदत और एहतराम से हम मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया था। शाज़ेब, बिल्कुल, भुट्टो की बेटी साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 14वीं बरसी है और 14वीं बरसी पर मुल्क भर में इसे मनाया जा रहा है। ख़ासतौर पर जो उनके चाहने वाले हैं वो भरपूर अंदाज में उनकी बरसी मनाते हैं। साथ साथ जलसों का भी एहतमाम किया जा रहा है। जब जिक्र आता है बेनज़ीर भुट्टो का तो हिम्मत, हौसला और बहादुरी, ये तीन ही अल्फाज हैं जो हमारे ज़हन में आते हैं। इसमें कोई शक नहीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, अगर बीवी का जिक्र अगर हम करते हैं तो वो क्योंकि हमारे पाकिस्तान की बेटी, हमारी अपनी लीडर। लेकिन जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो लोग बेनज़ीर भुट्टो का नाम से हम लोगों को जानते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही, क्योंकि वो इस हमारे खित्ते का, इस हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र रही, क्योंकि वो एक फ़ीमेल लीडर के तौर पे, एक मुसलमान फ़ीमेल लीडर के तौर पे जिस तरह वो उभरी, उन्होंने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया और आज तक रखा हुआ है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। 2007 में वो वापस आई 2008 के इलेक्शंस में लड़ने के लिए, और उसके बाद परवरदिगार ने उनको शहादत का दर्जा अता किया। सिर्फ और ये कह सकते हैं कि आज उनको अगर हम जान सकेंगे तो उनके अपनों के ज़रिए जान सकेंगे, उनके साथियों के ज़रिए से जान सकेंगे। वो लोग जो उनके साए की तरह उनके साथ हमेशा रहे, उनमें एक नाम सरे फहरिस्त रहा हमेशा, वो है नाहिद खान साहिबा का। वो एक ऐसी उनकी ढाल बनकर हमेशा सारी दुनिया के सामने रही कि बीबी के पास जो पहुंचेगा वो मुझसे होकर पहुंचेगा। एंड आई थिंक उसके बाद उनकी पर्सनालिटी और उनकी आंखों में जो उनका गम है वो अब तक आया है। उनकी जुदाई का जो असर है वो नाहिद खान साहिबा की आंखों में बहुत साफ दिखाई देता है। बिल्कुल, जैसे कि आप ये जिक्र कर रही हैं, और बहुत मुश्किलात झेली बेनज़ीर भुट्टो ने। जैसे कि हम जिक्र करते हैं कि कत्ल की उनको धमकियाँ मिलती रहीं, अपने ही वालिद साहब से उनको मिलने ना दिया गया। ये कितना बड़ा दर्द है, कितने दुख की बात है। तो ये तमाम मुश्किलात झेलने के बाद और किस किस्म की मुश्किलात उन्होंने झेली, ये तमाम बातें करने के लिए हमें आज किसने ज्वाइन किया है? नाहिद खान साहिबा और उनके हस्बैंड सफदर अब्बासी ने आज हमें ज्वाइन किया है। हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वक्त दिया। बहुत शुक्र निकालने का नाहिद साहिबा, नाहिद आपा आप भी और सफदर भाई आप भी। आज के दिन सबसे पहले तो हमारी तरफ से ताज़ियत। अल्लाह पाक आप सब लोगों को, तमाम उनके अपनों को सब्र अता फरमाए। आज का दिन मैं समझ सकती हूँ जज्बात से भरपूर होगा। पहला सवाल नाहिद आपा आपसे करूँगी कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को हम एज अ लीडर जानते हैं, एज अ पॉलिटिशियन जानते हैं, लेकिन आप उनको सबसे ज़्यादा करीब से जानती हैं, क्या कहेंगी? बेनज़ीर तो बेनज़ीर थी। उनकी शख्सियत के बारे में जितना भी बात करूं मैं उतना कम है। एक शख्सियत जिसने पाकिस्तान के आवाम को यानी इतना एक कनेक्ट जो उनका था ना पाकिस्तान के गरीब आवाम के साथ, पाकिस्तान के आवाम के साथ, अपने मुल्क के साथ,
वो कनेक्ट ऐसा था जिन्होंने उनको हमेशा के लिए अमर कर दिया है। आज देखें वो नहीं है, उनकी शहादत हो गई है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में जो खला हो गया है, पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स जितना सफ़र कर रही है कि आज आपको नेशनल लेवल का कोई लीडर नज़र नहीं आता। आपको लगता है कि जैसे सियासत सूबों तक सुकड़ के रह गई है, सियासत डिस्ट्रिक्ट्स तक सुकड़ के रह गई है या डिवीजन्स तक सुकड़ के रह गई है। एक जो बात की जाती थी चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, वो चारों सूबों की जो जंजीर है ना, वो जंजीर अब नहीं रही। जिन में लोगों के अंदर एक कनेक्ट था, एक रिश्ता था, एक बॉन्ड था बेनज़ीर भुट्टो साहबा की। नाहिद आपा, आप तो ये जिक्र करें, सत्तर साहब मैं आपकी जानिब भी आना चाहूंगा। बेनज़ीर भुट्टो की बीबी की शहादत ने आपकी जिंदगी पर क्या असर डाला खास तौर पर? देखिए जी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा एक सियासी लीडर थी, लेकिन उससे ज़्यादा एक ख़ानदानी रिश्ते में हम लोग हमारा ख़ानदान और उनके ख़ानदान के साथ एक हमारे बड़े करीबी रिश्ते रहे। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जहाँ सियासी लीडर थी, वहाँ एक बड़ी बहन का किरदार भी था उनका। और मैं समझता हूँ कि आज जब हम बैठे हैं, आज उनकी 14वीं बरसी है, और 14वीं बरसी के ऊपर जो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एक तशनगी है बहुत। और ख़ास तौर पे जब ये 27 दिसंबर हर साल करीब आता है तो दिल एक अंदोहनाक कैफियत से दो चार होता है। और मैं समझता हूँ कि कितना बड़ा जो ना तारीख़ी जुल्म हुआ है पाकिस्तान के साथ। मैं किसी इंडिविजुअल की नहीं कहूँगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ है। सफदर भाई, अब मैं नाहिद आपा से एक सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि हम इस बात के विटनेस हैं, हम इस बात के गवाह हैं, हम ऐनी शाहिदीन हैं कि नाहिद आपा बीबी का साया थी, वो उनकी साथी थी। सबसे पहले उनके साथ हर चीज़ में उनका सबसे ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजरता था। और मैं सिर्फ ये कहूँगी कि बीबी शहीद हैं तो वो हैं, मौजूद हैं। तो नाहिद आपा कुछ इस बारे में बताएंगी कि अपनी बातें जो आपसे वो शेयर करती थी, जो वक्त आपके साथ गुजारती थी, उनमें वो क्या बोलती थी, कुछ इस बारे में बताइए। देखिए जी, मुझे तो फ़ख्र हासिल है कि मुझे हमेशा वो कहती थी कि शी इज़ माई ऑल्टर ईगो। उन्होंने हमेशा मतलब कोई ऐसी बात नहीं, उनका कोई दुख है, कोई सुख है, खुशियाँ हैं, हमने इकट्ठे मिलकर बांटी हैं। एक मोहतरमा के साथ एक ऐसा रिश्ता, मैं भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकुन हूँ। मैं समझती हूँ कि जो कुछ आज पॉलिटिक्स में मैंने सीखा है, मेरी मेंटोर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी, मैंने उनसे सीखा है। वो मेरी सियासी उस्ताद भी थी। और आज जो मैं अपने आप को समझती हूँ, आज मैं जो खला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का एक पॉलिटिकल होराइज़न जो मैं देखती हूँ, पॉलिटिकल पाकिस्तान की सूरत हाल को देखती हूँ, इंटरनेशनल सूरत हाल को देखती हूँ कि कौन सा लीडर इस वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर रोल प्ले कर सकता था। तो देखिए, एक होती है ज़ात, एक होती है आपका नेशनल और इंटरनेशनल रोल। ज़ाती हवाले से वो एक बहुत अच्छी बहन थी, एक बहुत अच्छी दोस्त थी, एक बहुत अच्छी लीडर थी, एक बहुत अच्छी दुख सुख की साथी थी। और हर सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनों के लिए। अच्छा नाहिद साहिबा, जैसा कि आप खुशियां बांटने का जिक्र कर रही हैं और आप जिक्र कर रही हैं किस तरीके से आपकी उनसे दोस्ती भी थी और जो प्यार मोहब्बत था, मैं चाहूंगा कि मैंने सुना है और हम सब ने सुना है कि उनको लतीफ़े सुनाने का बहुत शौक था। कोई दिलचस्प वाकया आप शेयर करना चाहेंगी बीबी के हवाले से? नहीं, लतीफ़े वैसे इस तरह मतलब हंसी मजाक के जोक्स वो करती रहती थी। वो एक प्राइवेट चीज़ होती है और वो कोई वो नहीं होती कि पब्लिक के लिए। हम बहुत सारी बातों पे बहुत हंसते होते थे, बहुत सारी बातों पे मजाक भी बनाया करते थे, लेकिन वो एक हमारा इंटरनल एक पर्सनल मसला होता था, इसलिए वो तो चलता रहता था हमारा। ट्रू दैट, आई कम्प्लीटली एग्री। और एक लीडर को बड़ा ख्याल करना पड़ता है। चलें उनकी कुछ उस बारे में आते हैं कि बीवी को बच्चों में उनका टाइम गुजरता था, बच्चों से कितनी मोहब्बत करती थी, उनसे शफ़क़त का क्या अंदाज़ था, उनके स्कूल के हवाले से वो कितना नज़र रखती थी कि उनके दोस्त कौन हैं, क्या उसके लिए वो वक्त निकालती थी। आई एम श्योर निकालती होंगी, लेकिन आप सबसे ज़्यादा करीब से जानती हैं, तो उस बारे में बताइए। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि फैमिली वाइज मोहतरमा ने जो कुछ भी सीखा वो अपने पेरेंट्स से सीखा था। मैं समझता हूँ कि भुट्टो फैमिली, अगर आप सर शाहनवाज भुट्टो साहब के वक्त से शुरू करें तो एक बड़ी अटैच्ड फैमिली थी, बड़ी एक जो है ना कोहेरेंट फैमिली थी। मेरी नज़र में
सर साहब ने भी जो है ना अपने बच्चों का बहुत ख्याल किया, फिर भुट्टो साहब ने भी अपने चारों बच्चों को बहुत अच्छे अंदाज में जो है उनकी परवरिश की और उनको जो है ना मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, उनको जो है ना एक दुनिया के जो एटिकेट से वो सिखाया। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि बीबी की शहादत के बाद खास तौर पर पीपल्स पार्टी पर कितना असर पड़ा, पीपल्स पार्टी की सियासत पर कितना असर पड़ा, और जो उनके साहबजादे हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनको उनका मुतबादल समझा जा सकता है? देखिए जी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बात, जिस तरह मैंने कहा कि एक नेशनल लेवल पे क़यादत में खला पैदा हुआ, उस तरह पार्टी की क़यादत में भी खला पैदा हुआ। और हम हमेशा, मैं और नाहिद साहब हमेशा मेंटेन करते रहे हैं कि जब तक पार्टी के अंदर एक नज़रियाती हम अमल को दोबारा नहीं दोहराते, मेरी नज़र में भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के टाइम में भी कुछ शायद सियासत के अंदर जो यकीनन गलतियाँ होती हैं और गलतियाँ हुई भी होंगी, लेकिन उनकी जो शख्सियात थी, भुट्टो साहब की अपनी शख्सियत, तो मोहतरमा की चादर में मैं कहता हूँ कि बहुत से हमारी जो कोताहियाँ थी वो छुप जाती थी। लेकिन मोहतरमा की शहादत के बाद जो है ना पार्टी के अंदर जो एक नज़रियाती तशनीकी पैदा हुई, जहाँ एक दूरी पैदा हुई, वर्कर और लीडर्स के दरमियान जो है एक बहुत बड़ा गैप हुआ, आवाम और लीडरों के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप हुआ। और मैं समझता हूँ कि शायद अगर ये सिंध के अंदर जो हुकूमत न रहे तो आने वाले दिनों में सिंध के अंदर भी एक बहुत बड़ा खला पैदा हो सकता है पार्टी की जो सपोर्ट बेस में। तो मेरी नज़र में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के जाने के बाद पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी बेअमली पैदा हुई है। बिलावल साहब यकीनन कोशिश कर रहे होंगे, मोहतरमा के बेटे हैं, भुट्टो साहब के नवासे हैं, तो यकीनन एक उनकी पेडिग्री है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनको वो फ्री हैंड मिल रहा है कि जिसके तहत वो अपनी जो कॉज है या मोहतरमा या भुट्टो साहब की फलसफा या उस कॉज को आगे बढ़ा सकें। बस मैं नाहिद आपा से एक सवाल करना चाहूँगी कि बिलावल भुट्टो साहब के बारे में बात हो ही रही है, तो मैं चाहूँगी कि ये बताइए कि बिलावल भुट्टो साहब के अंदर अपनी वालदा की कोई ऐसी आदत, कोई खुसूसियात में से कोई ऐसी चीज़ जो वालदा से उनके अंदर ट्रांसफ़र हुई हो, क्योंकि जब हम देखते थे तो उनकी शक्ल तो बहुत मिलती थी अपनी वालदा से, आज भी मिलती है, लेकिन और कोई आदत में ऐसी खुसूसियात? देखिए, बिलावल अभी पॉलिटिक्स में बहुत नए हैं, अभी उनकी शुरुआत है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जिस जुल्म की चक्की से ग्रिल होकर निकली थी ना, और जिस तरह सखर की जेलों में जिस तरीके से उनको बेगम साहबा को घसीटा गया, कजाफी स्टेडियम में लाठियां उनको मारी गई। देखिए, ये मार्शल लॉ दौर में सियासत करना और एक मार्शल लॉ डिक्टेटर के ख़िलाफ़ सियासत करना और एक आम हालात में सियासत करना डिफरेंट बात है। अभी बिलावल की शुरुआत है अभी, लेकिन अच्छी बात है बिलावल के अंदर बोल्ड स्टैंड लेते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि पहले भी अभी पॉइंट आउट सफदर साहब ने किया है कि बिलावल साहब की सियासत इंडिपेंडेंट नहीं है। बिलावल साहब का जो पूरा उनके ददियाल का ख़ानदान है ना, उनकी सियासत उनके ऊपर हावी है, क्योंकि बिलावल, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में एक लीडर होता है। अगर बिलावल ने पॉलिटिक्स करनी है और उनको टाइम ज़ाहिर है, एज उनके साथ है, टाइम उनके साथ है, अभी उनको एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत अच्छा जितना भी किया है, बहुत मैं समझती हूँ कि काफ़ी बोल्ड उनकी सियासत है। लेकिन उसके लिए बोल्ड होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए उनको पीछे जो उनके रुकावटें हैं ना, उन रुकावटों को दूर करना होगा, वरना बिलावल के लिए ये मुश्किलात होगी। अभी आप देखें, वो बिलावल ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, बहुत सारे इश्यूज़ पे उन्होंने पार्लियामेंट में वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस्लामाबाद में स्टैंड लिया, लेकिन दूसरे दिन ही उन्होंने जरदारी साहब ने अनाउंस कर दिया कि मैं लाहौर जाके बैठूँगा। तो अब मसला ये है कि लोग फिर देखने ये शुरू हो जाते हैं कि लीडर कौन है पार्टी के अंदर। ये बातें हो गई सारी बिलावल भुट्टो साहब की, और अब हम जैसे कि जिक्र कर रहे हैं पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, तो मैं चाहूँगा नाहिद साहिबा के आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहती हैं उनके चाहने वालों को, उनसे प्यार करने वालों को, खासतौर पर आज के दिन? देखिए जी, मैं तो एक बहुत ही दुख की हमारे लिए घड़ी है। वैसे तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की 14 साल हो गए हैं। हमारे लिए तो हर दिन जो है उनकी शहादत का दिन होता है, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब हम उनकी याद को भूले हों। और जिस तरीके से पार्टी ने सफ़र किया है, जिस तरीके से पार्टी डैमेज हुई है, जिस तरीके से कारकुनों को पार्टी से दूर कर दिया गया है कि आज पार्टी की जो वो आइडेंटिटी है, वो यानी पार्टी की एक आइडियोलॉजी थी, पार्टी का एक आइडेंटिटी थी, वो आइडेंटिटी जो है वो आज नज़र नहीं आती। तो जब लोग
कारकुन अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं, जब वो उनको मिलने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता, वो अपनी कुर्बानियाँ लेके बस फिरते रहते हैं, फाइलें लेके फिरते रहते हैं, हमने पार्टी के लिए ये किया वो किया। देखिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा लीडर थी तो कारकुन उनके एक बिल्डिंग बन रही होती है ना, तो एक बनाने वाला होता है, एक मज़दूर होता है जो कोई ईंट लगाता है, कोई पत्थर लगाता है, कोई गारा लगाता है, कोई मिट्टी लगाता है, तो वो एक बिल्डिंग खड़ी होती है। इस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जब पार्टी को खड़ा किया था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद, तो ये सारे कारकुन, ये गरीब कारकुन जिन्होंने कोड़े खाए, जेलें काटी, शाही किले काटे, वो बेचारे वो थे जिन्होंने ईंटें लगाई, पत्थर लगाए, ईंटें वो सीमेंट लगाया और इस बिल्डिंग को खड़ा किया। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा इस बिल्डिंग को उन्होंने खड़ा किया अपनी उसमें। आज उस बिल्डिंग का कोई मालिक नहीं है। तो मैं कारकुनों को यही कहूँगी कि हम भुट्टोइस्ट हैं, हम जरदारी साहब की पॉलिटिक्स के साथ हमारे इख्तलाफात हैं, जरदारी साहब की ज़ात से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारे उनके साथ पॉलिटिकल इख्तलाफात हैं। हम समझते हैं कि इस पार्टी को अब आइडियोलॉजी की ज़रूरत है, इस पार्टी को भुट्टो साहब की और बीवी की जो लेगेसी है उसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान के गरीब आवाम की ज़रूरत है। नाहिद खान साहिबा और सदर अब्बासी साहब ने आज हमारे साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के यौम शहादत के दिन उन्होंने हमें वक्त दिया। आपके बेहद शुक्रिया, यादें आपने ताज़ा की और बहुत सारा पैगाम अपने साथी कारकुनों को दिया। आपके बेवक्त का एक बार फिर बहुत शुक्रिया। पूरे सिंध में आज जिस दिन को बहुत अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है, वक्त को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और मौसम की तब्दीलियों की भी बात करते हैं। कि आप सिंध का जिक्र कर रही हैं तो कराची का जिक्र करते हैं। कराची में आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, मौसम में तब्दीली भी आ गई है और लोग बहुत खुश हैं इस वजह से कि मौसम एक बार फिर सर्द हो रहा है। कराची में बहुत कम ऐसा होता है कि मौसम थोड़ा सर्द हो जाए। तो इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वेदरमैन जवाद मेमन साहब। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि आपने जो पेशगोई की थी एग्जैक्ट 27 तारीख को आज सुबह जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और आपने कहा था कि ये 27 की सुबह बारिश का आगाज होगा और सर्दी में इजाफा होगा। क्या बात है सर आपकी, आप कैसे कर लेते हैं ये? बहुत बहुत शुक्रिया शादिब भाई, आपका और पूरी टीम का। जबरदस्त। तो जवाब भी बताइएगा कि बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। अब कराची वालों को कितनी बारिश मिलने वाली है, ये बारिश का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? शादिब भाई देखिए, ये सिस्टम जो था ये अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एंटर हो चुका है। और कराची के हवाले से बात की जाए तो सिस्टम का जो ट्रफ है वो इस वक्त शहर के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पे भी जो है वो काफ़ी अच्छे थंडरस्टॉर्म्स बन रहे हैं। और ये जो अब तो जो सिलसिला शुरू हुआ है कराची में, ये वक्फे से एटलीस्ट कल तक जारी रहेगा। इसमें बारिश की इंटेंसिटी जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अभी थ्रू आउट ये जो स्पेल चल रहा है इस वक्त भी यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो कराची के काफ़ी सारे एरियाज में बारिश है और ये मजीद आगे आने काफ़ी घंटों तक जो है ये ऑन एंड ऑफ कंटिन्यू करेगी। अच्छा जवाद भाई, 27 को तो आज से बारिश शुरू हो गई, ये जो है चंद दिन का कितने दिन तक रहेगा और जनवरी में भी क्या बारिश एक्सपेक्टेड है? माया, ये जो सिस्टम है ये आज शुरू हुआ है कराची में और कल दोपहर या शाम तक या मैक्सिमम रात तक जो है इसके असरात रहेंगे। 29 तारीख से जो है ये सिस्टम निकल जाएगा। रही बात जनवरी की, तो बिल्कुल आज हम हमारे प्रोग्राम के थ्रू जो है वो ये भी एक एक्सक्लूसिव खबर दे देते हैं कि जनवरी के भी स्टार्टिंग के जो 15 दिन है इसमें एटलीस्ट 2 मुल्क गिर यही इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे। कराची से कश्मीर तक जो है वो बारिशें और पहाड़ों पे इंशाल्लाह बर्फबारी की काफी अच्छी उम्मीद है। मजीद 2 सिस्टम जो है वो आते भी और नजर आ रहे हैं। 2 सिस्टम मजीद नजर आ रहे हैं। अब हम जरा मुल्क का चक्कर लगा लें जवाद भाई, और जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं बर्फबारी का भी नदन एरियाज में, इसके साथ साथ पंजाब की क्या सूरत हाल रहेगी? वहां भी कोई बारिश का इम्कान है कि जो वहां की धुंध है वो छटे, कुछ स्मॉग से जान छुटे लोगों की? बिल्कुल इंशाल्लाह शादिब भाई, उम्मीद है। इनफैक्ट अपर पंजाब में तो कल से ही जो है वो बारिश है, इस्लामाबाद में बारिश है और मरी में जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो बर्फ़बारी और बारिश हुई है। अब जिस तरह ये मैंने बताया कि आज ये सिस्टम जो है वो प्रॉपरली पाकिस्तान में दाखिल हो गया है, तो उम्मीद इसी बात की जा रही है कि आज और कल जो है वो पंजाब के जो दूसरे इलाके हैं जिसमें सेंट्रल पंजाब, साउदर्न पंजाब, स्पेशली जो धुंध से अफेक्टेड इलाके हैं, उनमें भी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि एक अच्छा स्पेल ज़रूर हो जाएगा।
और भाई एक और क्वेश्चन है, आम आदमी वाला क्वेश्चन, वो ये कि क्या इस बारिशों के होने से, जिस तरह आपने पहले बताया था जब आप आए थे कि मार्च के मिड तक सर्दियां जाएंगी या फरवरी के एंड तक जाएंगी, तो क्या इन बारिशों के होने से सर्दियों का जो टाइम है वो एक्सटेंड हो सकता है? क्या सवाल करते हैं? ब्रेक बिल्कुल लेंगे। हो सकता है। अमूमन फिलहाल तो जो है वो अभी तक तो यही नजर आ रहा है कि मिड ऑफ फेब या फेब के एंड तक जो है वो सर्दियों का ये जो सीजन है ये अच्छा कंटिन्यू करेगा। जबकि अब ये क्योंकि अब बैक टू बैक जो है वो सिस्टम्स आते हुए नजर आ रहे हैं, तो अगेन जब विंड डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी। जिस तरह पिछले कुछ दिनों से हम देखते आ रहे थे कि सर्दी की शिद्दत में काफी कमी आ गई थी। फिर जब ये सिस्टम आएगा, बारिशें बर्फबारी लाएगा, तो उसके पीछे एक कोल्ड वेव आती है। अगेन ये साइकिल जो है वो आगे मजीद 15-20 दिन जो है वो ऐसे ही चलेगा। अगले 15-20 दिन जो है ये कोल्ड वेव आती रहेगी, तो आप लोग तैयारी रखें। अभी जवाब मेमन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया अपने शो में। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे और मजीद खबरें शामिल करेंगे। भारत में अगर अकलियतों को देखें तो वो तो निजी महफिलों में नहीं जा सकते, वहां पर उन पर जुल्म हो रहे हैं। और मसीह बरादरी की खासतौर पर बात करें तो पाकिस्तान में जिस तरीके से मजहबी आजादी है, उन्होंने भरपूर तरीके से 25 दिसंबर को अपनी क्रिसमस मनाई। और ना सिर्फ क्रिसमस मनाई, पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर वो तमाम ट्रांसमिशन दिखाई गई, किस तरीके से सेलिब्रेशन चलती रही। और क्या, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब एक मुल्क के बाशिंदे हैं, हम एक दूसरे के साथी हैं। और कितना खुशियों के साथ गलियां सजाई गई। और सिर्फ इतना बड़ी बात कह सकते हैं, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था इट्स लैंड फॉर ऑल। सब अपने मंदिर मस्जिद, अपने तमाम चर्चेज में आराम से खुले आजादी के साथ अपने दिन और अपनी इबादत कर सकते हैं। तो ये चीज, तो ये पाकिस्तान की तो बुनियाद ही यही थी। बुनियाद यही थी और यही बुनियाद हम देखते रहे कि गली मोहल्लों को सजाया गया, भरपूर सेलिब्रेशन हुई। और अब हम उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं कि मसीह बरादरी का क्या कहना था इस मौके पर। बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा हम सब अपने अपने मज़हब को एहतराम से मना सकते हैं, अपनी ईदों को मना सकते हैं। आई लव पाकिस्तान। हैप्पी न्यू ईयर, पाकिस्तान जिंदाबाद। HD न्यूज की तरफ से सुबह सवेरे पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से, शाहजेब और माए की तरफ से वंस अगेन मेरी क्रिसमस। आप लोगों को परवरदिगार खुश रखे और अपने पाकिस्तान में आप खुली फिजा में सांस लेते रहें, आमीन। तो इस तरीके से हमने मजहबी आज़ादी के हवाले से आपको दिखाया किस तरीके से सेलिब्रेशंस होती रहीं। और अब आपको चल के दिखाते हैं कि सेलिब्रेशंस तो चल रही थी, अब जो कराची वाले हैं जिनकी परेशानी अब खत्म होने जा रही है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रीन लाइन का 5 साल के बाद ये तोहफा कराची वालों को दिया गया है। 25 दिसंबर को इसका आगाज हुआ है
और कराची में आज हम मुख्तलिफ सूरत हाल देख रहे हैं क्योंकि बारिश भी हो रही है, मौसम भी खुशगवार हो गया है, साथ साथ हम ग्रीन लाइन पर भी बात कर रहे हैं। मतलब खुशी ही खुशी कराची वालों के लिए, खुशी खुशी साथ साथ है क्योंकि जो आगाज हुआ वो कायद की जो है वो पैदाइश के दिन हुआ, 25 दिसंबर के दिन उसका जो है वो स्टार्ट लिया गया। शुरू में थोड़ी से चैलेंजेस आए, हमने 92 HD पर देखा कि जो रिपोर्टिंग आई थी, हमारे रिपोर्टर्स ने कवर भी किया कि शहरियों को थोड़ी तकलीफ हुई, टिकटिंग में थोड़ा जो उनका सिस्टम था वो डाउन हुआ। बट याद है कि शुरू में जब हमने इसी प्रोग्राम में हमने किया था कवर कि शुरू में थोड़े चैलेंजेस आएंगे लेकिन उनको पार कर लिया जाएगा। लेकिन आज का सिचुएशन है, बारिश के बाद किस तरह चली, आइए हमारे नुमाइंदे से बात करते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, शिराज। अस्सलाम वालेकुम शिराज साहब, शिराज अहमद साहब मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन से इस वक्त जो शहरियों का जो इस वक्त सिचुएशन है, क्या बारिश के बाद चलने का क्या रुझान रहा, व्हाट इज द अपडेट? वालेकुम सलाम। जैसे कि कराची में बहुत अरसे बाद जो है ग्रीन लाइन बस मंसूबे का आगाज़ किया गया था और शहरियों की जानिब से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस जो है हमें देखने को मिला था, क्योंकि जो बस की क्वालिटी थी, जो बस का सफ़र था वो इंतहाई खुशगवार और कंफर्टेबल था और शहरियों की जानिब से इसे बहुत ज़्यादा सराहा भी गया था। इसीलिए हम देख रहे हैं कि अब जो है शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो ग्रीन लाइन बस में जो है सफ़र करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहे हैं। बड़ी तादाद में आज सुबह से ही शहरी जो है वो ग्रीन लाइन बसों के टिकट उनके हसूल के लिए जा रहे हैं, बसों में सफ़र कर रहे हैं और अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए ये बस नुमाइश पर इख्तिताम पजीर हो रही है। सरजानी टाउन से लेकर नुमाइश तक जो है वैसे तो 22 स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन अभी सिर्फ 11 स्टेशन पर ही जो है वो बस रुक रही है, जबकि सिर्फ 25 बसें जो हैं वो अब तक चलाई जा रही हैं। इस हवाले से इंतजामिया से जब बात हुई तो उनका ये मौक़िफ़ है कि 10 जनवरी तक जो है इसे इन्हीं महदूद तादाद में जो है वो चलाया जाएगा। ताहम 10 जनवरी के बाद से जो है इसे मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल बना दिया जाएगा, जिसकी वजह से लाखों अफराद जो है उसमें यही कह रहे हैं कि रश रहा, लोग एक्साइटेड हैं। अभी कराची वाले खासतौर पर ग्रीन लाइन का आगाज हो गया है, लेकिन पब्लिक का जैसे कि आप रिस्पांस का जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकई जो कहा जा रहा था कि घंटों का सफर मिनटों में तय होगा, ये हो रहा है? जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है शहरी उस वक्त होते हैं जब कराची में ट्रैफिक जैम होता है और कई घंटे जो है शहरी ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं। आधे घंटे का रास्ता 3 घंटों में तय होता है और ऐसी सूरत में जो ग्रीन लाइन के ट्रैक हैं वो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा दूर दिखाई देते हैं, क्योंकि ट्रैफिक होता नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया, तो मैं वो ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल ले लेते हैं, we'll be right back. एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान में अब आपको दुनिया का गोल चक्कर लगवाएंगे शाहजेब अहमद और माया खान। बिल्कुल, गोल चक्कर में हम सबसे पहले रुक करते हैं थाईलैंड का, जहां पर माया अगर हम जिक्र करें हाथी का आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा, मैं ऐसे जिक्र कर रहा हूँ, हाथी का जिक्र करें, हाथी के बच्चे की टब में मजे से नहाते हुए जो वीडियो है वो बहुत वायरल हो रही है। और वो वायरल इतनी ज्यादा हो रही है कि एक तंजीम है जिन्होंने ये इस नन्हे हाथी की वीडियो शेयर किया है और सोशल मीडिया सार्फिन इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और बाकी बड़ी फनी वीडियो है, वो बड़ा एंजॉय कर रहा है। जी बहुत फनी वीडियो है। जो आने से पहले ब्रेक में भी कहता ये वाली खबर आप करेंगे, मैंने कहा क्यों, हाथी का बच्चा है इसलिए, लेकिन इतना क्यूट है वो। और ये तंजीम काम कर रही है हाथियों के प्रिवेंशन के लिए, उनकी अच्छी सेहत, अच्छी जिंदगी, ताकि उनको अच्छी तरीके से उनको पाला जा सके। और अनलाइक पाकिस्तान में जो जूस का हाल है वो मेरा ख्याल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो छोटा सा जो बेबी एलिफेंट है वो बहुत खुश है और इंजॉय कर रहा है पानी। छोटा होने के बावजूद भी टब में पूरा नहीं आ रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि उस टब के अंदर फिक्स हो जाए। तो ये तो वायरल हो रही है थाईलैंड से वीडियो। अब हम रुक करते हैं, एक पुलिस एहलकार हैं जिनकी हम जिक्र कर रहे हैं, पुलिस बाबा। इन्होंने तकरीबन 16 फीट लंबी बाइक तैयार की है। मतलब ये क्या महारत है, क्या बात है। और इसमें सिर्फ 1-2 नहीं, तकरीबन 12 लोग सफर कर सकते हैं बैठकर। तो इतनी लंबी बाइक, इस पे इनकी जो पूरी फैमिली है आराम से ट्रैवल कर सकती है। उनकी फैमिली, बल्कि मैं कहती हूँ सबसे बड़ी पाकिस्तान की पूरी टीम जा सकती है आउटडोर सेगमेंट करने के लिए, सब बैठ जाए इसमें एक साथ लेते हैं अपना आउटडोर सेगमेंट। तो ये पूरे 12 लोगों के लिए तैयार की गई है। बड़ी धूम मचा रही है इंटरनेट पर, खासतौर पर सोशल मीडिया सार्फिन बड़ी पसंद कर रहे हैं इसको, खासतौर पर सराह भी रहे हैं कि बड़ी मेहनत से और सलाहियत के साथ उन्होंने ये तैयार की है बाइक। तो इसी पर हम उनसे बात भी कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली साहब। अली
साहब बहुत शुक्रिया और मैं आपको सलाम पेश करते हैं। इतनी खूबसूरत आपने बाइक तैयार की है और पाकिस्तान का झंडा भी उसके ऊपर लगाया है। तो पाकिस्तानी जो है वो ऐसी इसमें और ऐसे कारनामों में बड़े आगे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसे आया और ये किस तरह आपने सोचा कि इतनी लंबी बाइक तैयार करनी है मैंने? ये मेरा जहन ये है कि मैं पाकिस्तान को जो है ना कोई गिफ्ट देना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने एक गिफ्ट दिया है कि मकसद कहने का लोगों में शऊर आए, कि मकसद कहने का लोग मेहनती बने, लोगों को पता लगे कि इधर पाकिस्तान में इतने टैलेंटेड लोग हैं। इसलिए मैंने ये बनाई है बाइक के, और भी चीज़ें मैं बनाई है मगर ये बाइक मकसद शो हुई है। और भी काफ़ी चीज़ें मेरी हाथ की बनी हुई है, मशीनरी वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें मैंने बनाई है। तो इंशाल्लाह और भी मैं पाकिस्तान के लिए खिदमत खलक करूँगा, जितना मेरे से हो सकेगा मैं पाकिस्तान के लिए जबरदस्त जबरदस्त। ये बताइए कि इस बाइक को बनाने में कितना वक्त लगा, कितना अरसा लगा, कितना खर्चा आया? इसको बनाने में तकरीबन 3 महीने लगे हैं और आल टू आल मेरे हाथ का काम है। जाहिर बात है एक चीज़ उठाने के लिए 16 फीट लंबी बाइक है, इसको घूम के फिर वो चीज़ उठाऊं फिर बनाऊं, मकसद कहने का है कि बड़ी मेहनत लगी है। 3 महीने लगे हैं मेरे को और इसमें खर्चा जो आया है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 3 से 3.5 लाख रुपए आया है, मगर कंफर्म नहीं है। एक कंफर्म होता है ना कि यार कंफर्म इतना ही, मगर ये नहीं है, ऊंच नीच हो सकती है, मगर 3 से 3.5 लाख। तो आगे जब इस बाइक को लेकर आप ये बताएं, जब बाहर निकलते हैं तो लोगों के क्या तासुरात होते हैं, क्या कहते हैं वो आपको? बल सड़क पे जब निकलता हूँ तो लोग देख के खुश होते हैं और ये खुशी मेरे को जब होती है, जब लोग खुश होते हैं तो मुझे भी खुशी होती है। ये अल्लाह ताला भी खुश होता है कि लोगों को खुश करो तो आप भी खुश रहोगे। तो मालिक का मेरे पे बड़ा करम है, मैं अगर लोगों को खुश करता हूँ तो अल्लाह ताला मेरे को खुश रखा है, मालिक ने बहुत खुश रखा है। मालिक का बहुत बहुत एहसान है मेरे पे कि मेरे को मालिक ने खुश रखा है। ये बताइए क्या वाकई में 12 लोग इस पर सफर कर सकते हैं या और की भी गुंजाइश है? मैं तकरीबन 12 लोगों को बैठाल के मैंने सफ़र कराया है। इसमें 12 लोग आराम से बैठ सकते हैं और 12 लोग को मकसद बैठाल के मैंने चलाई है गाड़ी। काफ़ी मकसद मैं घुमाता रहता हूँ, मगर हाल फ़िलहाल मैं अकेले ही घूमता हूँ अब, इसलिए कि उम्र का भी तकाजा है मेरे, और मेरे 59 साल तकरीबन मेरी उम्र होने वाली है, 59 साल। तो अब मेरे में इतनी ताकत नहीं है। इसको ताकत लगती है जब आदमी को आप बैठालते हो ना 12 आदमी को, तो फिर इसका हैंडल बहुत भारी हो जाता है। तो अब उसमें मेरी जान नहीं है। अब मैं अकेले घूमता हूँ, ज़्यादा 2-3 बंदों को यार दोस्त अगर जिद करते हैं तो बैठाल देता हूँ, नहीं तो मैं अकेले ही घूमता हूँ ज़्यादा। लेकिन उम्र के बाद भी आपकी माशाल्लाह लुक्स जो है वो नौजवानों वाली हैं। आपका स्टाइल मुझे बड़ा पसंद आया है। लेकिन इसके साथ अब मुझे ये बताएं कि इस मोटरसाइकिल पर अब तक आपने सबसे लंबा सफ़र कितना किया है? मैं सबसे लंबा सफ़र में मकसद बलूचिस्तान गया हूँ और इधर क्या नाम है इसका ठट्टे के करीब ये क्या बोलते हैं गग्गर फाटक है, वहाँ तक गया हूँ। बाकी दूर तक मैं इसलिए नहीं जा सका, जाहिर बात है गाड़ी है, पेट्रोल है, आगे पीछे का खर्चा है, इतने मेरे अखराजात नहीं है। जितने मेरे अखराजात हैं जितनी मेरी चादर है उतने मैंने पैर फैलाने, ज़्यादा तो मैं पैर फैला नहीं सकता। सही कह रही, बिठाल के तो आप ले जाते हैं, लेकिन इस तरह की बाइक को जो है ना संभालना कितना मुश्किल होता है। इस पे तो खर्चा भी बहुत लगता होगा। आप क्या करते हैं और इसकी किस तरह मेंटेनेंस वगैरह करते हैं और इसके लिए वक्त कैसे निकालते हैं? काम में पुलिस में हूँ, कोर्ट पुलिस में हूँ, और जो मेरे अफसराना है वो भी बड़े अच्छे हैं, मेरे को बड़ा गाइड करते हैं और बहुत मेरे को सहूलत देते हैं। अब इंशाल्लाह मेरे को जो है ना वो प्रमोट भी करने वाले हैं, SI भी करने वाले हैं, कोर्ट पुलिस की तरफ से SI भी होने वाला हूँ मैं। बस दुआ करें आप कि मेरे जो अफसरान हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरे से कापरेट मेरे साथ आते हैं कि आप ऐसी प्रमोशन आपको मिलती रहे। लेकिन इसके साथ अब ये बताएं कि लोग ऐसी बाइक्स देखने के बाद सेल्फीज लेने जरूर आते होंगे, आप उनको क्या जवाब देते हैं? खुश होते हैं या उनको कहते हैं भाई सेल्फीज नहीं ले सकता मैंने लेने देता हूँ। मैं उतर के ऐसा करता हूँ कि अपनी मैं ये सीट ले लेता हूँ, ये चेयर है मेरे, मैं इसको मकसद कहने का है कि उतार के ये देखें, ये अलग ही बैठ जाता हूँ मैं इस पे अलग बैठ जाता हूँ। लोगों को बोलता हूँ कि आप सेल्फी लें, मैं इधर बैठा हूँ, ये बैठ गया मैं, वो सेल्फी ले रहे होते हैं। वाह, मैंने हर चीज़ की सहूलत गाड़ी में रखी हुई है कि किसी को तकलीफ ना हो।
तो ये तो आपने देखे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से आपने बाइक तैयार की है वाकई ये बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। लोगों को बिठालते हैं आप इस पर और आप बाकी एक नौजवान इंसान हमें लग रहे हैं और ऐसी आपको तरक्कियां मिलते रहें, आगे आप बढ़ते रहें। तो हम ये बात कर रहे थे इसकी कि बाइक जिस तरीके से तैयार की गई है, क्या इनकी सलाहियत थी। अब हम कुछ जिक्र करते हैं, जैसे कि हम मौसम का जिक्र करते हैं तो कॉफी का जिक्र करें। ये बहुत जरूरी है कि कॉफी का इस वक्त जो मौसम चल रहा है उसमें किस किस्म की कॉफीज हैं वो मार्केट में आ रही हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं आपको कॉफी कितनी पसंद है? मुझे कॉफी बहुत पसंद है और कॉफी के साथ अगर चॉकलेट हो जाए जो शाजिब दिलाए वो कितना अच्छा होगा। अभी मैं आपको दिला दूंगा लेकिन अगर आप कॉफी पीना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको ये बताएं कि शहर इक़्तिदार में सर्दी ने डेरे डाल रखे हैं और कॉफी शॉप्स की रौनकें उरूज पर इस वक्त हैं। हमारी नुमाइंदा अक्सा खालिद एक कॉफी शॉप पर मौजूद है, तो उनसे हम जानेंगे अक्सा ने क्या देखा, किस किस्म की कॉफीज वहां पर देखी जो आजकल बड़ी हाइप पर हैं। कॉफ़ी के शौकीन अफराद के लिए इस्लामाबाद में एक ऐसी कॉफ़ी शॉप खुली है जहां तुर्किश और सऊदी अरब की मज़ेदार कॉफ़ी दस्तयाब है। दो भाइयों की जानिब से खोले जाने वाली इस कॉफ़ी शॉप में लोग दूर दूर से लुत्फ़ उठाने आते हैं। आइए कॉफ़ी शॉप के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे बनती है मज़ेदार सी ये अरबी और तुर्किश कॉफ़ी और जायके में कैसी है। तो चलिए। On the start, we was think like people who are from Pakistan, they will not like this. But once we start, they came, they try once, they came again and again for Arabic coffee. Then after Arabic coffee, we have Turkish coffee. We have 3 types. कैफ़े इनका बहुत यूनिक एंड डिफरेंट है। मैं कल ही एक फ्रेंड के साथ आया था यहाँ पे। बेसिकली मैं कॉफ़ी लाइक एडिक्ट टू एंड मैं इवनिंग में कॉफ़ी ज़रूर पीता हूँ। तो वन ऑफ माई फ्रेंड लाइक सजेस्टेड मी दैट दिस प्लेस, सो हम कल आए एंड आई फाउंड इट रियली गुड। हर किसी के साथ आप आ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी हम अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे आए हुए सारे, तो इट्स अ नाइस प्लेस। बहुत अच्छी कॉफ़ी है, इट्स वेरी डिफरेंट, बिल्कुल इसका टर्किश टेस्ट है। बाकी द फूड इज़ नाइस, द एम्बियंस इज़ गुड एंड इट्स जनरली इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। मौसम और गर्मा गर्म कॉफ़ी, तुर्किश और सऊदी कॉफ़ी पीने में भी लाजवाब है और पेश करने का तरीका भी खूबसूरत है। इसीलिए ये कॉफ़ी शॉप लोगों की तवज्जो का मरकज़ भी बन रही है। कैमरामैन उस्मान अली के साथ अक्सा खालिद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। वाह, जबरदस्त मजा आ गया कॉफी देखकर ठंडे मौसम में। सुबह सुबह अक्सर खालिद में बहुत किस्म की कॉफ़ी दिखा दी है। हमारा दिल कर रहा है कॉफ़ी पीने का। कहाँ से बनाएंगे? लेकिन कॉफ़ी बनेगी कैसे, खाना पकेगा कैसे जब मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में गैस नहीं आएगी, कहीं प्रेशर कम होगा तो खाना कैसे बनेगा, नाश्ता कैसे बनेगा। और अभी तक यही सूरत हाल है। आप कोयटा की बात कर लें, कराची की बात कर लें, लाहौर की बात कर लें, किसी शहर आप चले जाएं आपको गैस नहीं मिलती। कराची से लेकर खैबर तक खैबर तक। और इस वक्त सूरत हाल यही है कि लोग बेचारे इतने मजबूर हो चुके हैं, वो स्टोरेज में जा चुके हैं कि लकड़ियां खरीद रहे हैं, साथ साथ कोयला खरीद रहे हैं। उसकी भी तो पैसे बढ़ गए, वो भी महंगी हो गई, लकड़ियां महंगी हो गई। कितनी महंगी हो गई। और आप मुझे बात बताएं, अब हमारा दिल चाह रहा है हम चाय बनाएं, कैसे बनाएं जब गैस नहीं आ रही? तो बिल्कुल ना, आप चाय बन सकती है, पकोड़े बनाए, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। और नहीं, ये तो आपकी फिर एक लग्जरी है कि आप कह सकते हैं कि भाई दिल कर रहा है, लेकिन खाना कैसे पकेगा जो बुनियादी जरूरत है लोगों की, कैसे बनेगा। और देखिए जब लोगों की बात करते हैं तो लोगों में आम लोग भी आते हैं और सेलिब्रिटीज भी आते हैं। हर तरह, हर इंसान, पाकिस्तानी शहरी, पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स जो है वो इस चीज से जो है वो गुजर रहा है और वो सफर कर रहा है और अलग अलग तरीकों से रिएक्शन दे रहा है। लेकिन जो हमारे आर्टिस्ट है ना वो बहुत टैलेंटेड है। खासतौर पर एक आर्टिस्ट जो है ना, जो कि कॉमेडियन भी हैं, सिंगर भी हैं और अदाकार भी हैं, मेजबान भी हैं, अली गुल पीर, उन्होंने इसका हल निकाल लिया। उन्होंने कहा भाई सब जो मर्जी करें, मेरे पास हल है, मैं आपको बताता हूं कि आपने अंडा कैसे बनाना है। उन्होंने पेपर फॉइल की मदद से ऑमलेट बनाया भी है, तो हम उनसे बात भी करते हैं। अली गुल पीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली गुल पीर, शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, आज नाश्ता बनाने में आपको मुश्किल तो नहीं हुई और क्या गैस आ रही है आपके घर पे? नहीं, आज बिल्कुल गैस नहीं आ रही थी आज, और इसलिए जैसे मैंने वीडियो लगाई सुबह को कि मैं, क्योंकि अब जिम जाता हूँ तो मुझे सुबह 4 अंडे खाने होते हैं। सो 4 अंडे खाना बहुत जरूरी है क्योंकि एक डाइट होती है। तो अब 8 बजे उठ के, और वो 8 इज रिलेटिवली सुबह ही टाइम है, ऐसा भी नहीं है कि दोपहर या और टाइम हो। तो ब्रेकफास्ट टाइम था तो मैंने अंडे बनाने थे। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। अब वो बीच में सिलेंडर लगाया था, पर सिलेंडर में भी इस्लामाबाद में कुछ दोस्त के दोस्त थे जिनकी डेथ हो गई सिलेंडर फटने से।
तो वो अब रिसेंटली किसी ने बताया तो वो भी डर लग रहा था, सो सिलेंडर मैंने निकाल दिया। तो मेरे पास एयर फ्रायर था, फिर मैं सोचा यूट्यूब पे गया कि इस पे कैसे अंडा बनेगा, तो वो फॉइल से मैंने एक प्याला बनाया, उसमें अंडे डाले और फिर फॉइल रखा और बनाया। सो काफ़ी मिशन था, 40 मिनट्स लगे मुझे अंडे बनाने। अच्छा अली, अंडा बनाने में टाइम तो लगा, लेकिन आपको लगता है ना कि एक नए तरीके से आपने अंडा बनाना सीख भी लिया? कहते हैं ना, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। बिल्कुल, क्रिएटिविटी थ्राइव्स इन एडवर्सिटी। तो वही बात है कि जहाँ लिमिटेशंस होगी इंसान की, वहाँ पे क्रिएटिविटी चलेगी। मेरे गाने भी ऐसे होते हैं, मेरी वीडियोस भी यही होती हैं कि हम जो अराउंड देखते हैं उसको हम कॉमेडी में एक्सप्रेस करते हैं, और यही है, क्रिएटिविटी कर सकते हैं और क्या करें। मुल्क के हालात जो हैं तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जो बड़ी बात है, वैसे मैं रहता DHA में हूँ, जो कहते हैं कि पॉश इलाका है कराची का, तो मैं सोच भी नहीं सकता कि जो नॉन पॉश इलाके हैं, जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास इलाके, उधर गैस का क्या हाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल अली, जैसे कि आप पॉश इलाके का जिक्र कर रहे हैं ना, ये तासुर पाया जाता है कि जो फनकार लोग हैं इनको बहरान हो या महंगाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे आप बताएं कि क्या महंगाई ने आपकी कुव्वत खरीद पर असर डाला है कोई? मैंने वडेरे का बेटा गाया था, पर मैं वडेरे का बेटा हूँ नहीं। मैं एक गरीब सा आर्टिस्ट हूँ, छोटा सा आर्टिस्ट हूँ। तो मुझे होता है, ऑब्वियसली इतना नहीं होता जितना बहुत सारे लोगों को, मुझे लगता है जो मेजॉरिटी आवाम है उनको जो अफेक्ट हो रहा है, उनमें से मैं नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा एक प्रिविलेज्ड हूँ, कराची के अच्छे एरिया में रहता हूँ, तो मैं अपने आप को अपर क्लास जरूर कहूँगा। क्योंकि बट जो हम इस टाइम पे एक चीज हमें करनी चाहिए, चाहे जो भी अफोर्ड भी कर रहे हैं, अगर आपके हालात इतने बुरे भी नहीं है, तो वी मस्ट यूज दैट टाइम टू हेल्प अदर्स। तो फिर ये होता है कि आप चैरिटी बढ़ा दें, आप डोनेशन बढ़ा दें, आप अपने सैलरीज को ज्यादा बोनस दें थोड़ा, क्योंकि इस टाइम में हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी है। तो भले आपको अगर अफेक्ट नहीं हो रहा, तो जो आपके साथ के लोग हैं जो जिनको अफेक्ट हो रहा है, उनकी आप मदद करें। सो वो भी करते हैं। वेरी वेरी वेल सर। मुझे ये बताइए कि इससे पहले सोशल मीडिया पे अपने और भी बहुत सारे जो हैं वो दिलचस्प वीडियोस भी बनाई, पैरोडीज भी की। अंडे के हवाले से कोई एहतजाजी या कोई इस तरह की चीज कोई रिकॉर्ड की, कुछ किया है? कोई आइडिया नहीं था, ये कोई आइडिया नहीं था, ये बस ऐसी दिखाना चाह रहा था लोगों को कि ये भी हल है। क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे अगर ये मुश्किल हो रही है तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को हो रही होगी। और ये बहुत ही कोई बर्गर सोल्यूशन है, क्योंकि हर किसी के घर में एयर फ्रायर नहीं होता। वो भी एक लग्जरी है कह सकते हैं, क्योंकि एयर फ्रायर कम से कम 14-15 हज़ार का तो आता है कम से कम। सो वो भी एक आजकल लग्जरी बन गई है, जो इन्फ्लेशन चल रही है। सो बस ये कि हम भी इस मसले से गुजर रहे थे, तो लोगों को बोला कि चलो उनको भी दिखा दें कि रियल लाइफ क्या होती है। क्योंकि हम रियल सोशल मीडिया पे हम हमेशा आप देखेंगे कि एक्ट्रेस और एक्टरों की सूट वाली पिक्चर आती हैं, #blessed, हम बहुत खुश हैं। मगर दूसरा पहलू भी लोगों को दिखाना चाहिए सेलिब्रिटीज को कि हमारे भी मसले होते हैं, हम भी वही रेगुलर डे टू डे इश्यूज में मुलविस होते हैं, फिर हमें वहाँ से सोल्यूशन निकालने होते हैं। सो यही है कि स्लाइस ऑफ लाइफ थी, ये मेरी जिंदगी है और ये हो रहा था, तो मैंने कहा चले शेयर। ये तो आप जिक्र कर, फर्ज कर रहे हैं कि आप कल सुबह उठें और ना बिजली हो ना गैस हो, तो आप अंडा कैसे बनाएंगे? क्या कोई ऐसा हल भी आपने निकाला है कि सूरज की रोशनी को इस्तेमाल किया जा सके और अंडा तैयार किया जा सके? क्योंकि आपके पास हर चीज का हल होता है। हाल से मुझे याद आया मोइन अख्तर साहब का एक शो होता था, उसमें वो कैरेक्टर थे और वो होस्ट को कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बिजली भी है, पानी भी है, वो भी है। तो वो बोलते हैं आप कहाँ रह रहे हैं? तो वो कहते हैं मैं दुबई का हूँ असल में। तो वही बात है कि अब अल्लाह खैर करे, मसले जितना हम क्रिएटिविटी निकाल सकते हैं हम निकाल देंगे और हम कोशिश करेंगे सोल्यूशन होता रहे। बट उम्मीद है कि एक लिमिट है, उसकी भी एक लिमिट है। तो उम्मीद करते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और सारी उनकी कैबिनेट है कि प्लीज इस चीज का हल निकालें। देखें, ईमानदार भले शख्स जितना भी हो, मगर काम में अच्छा नहीं हो तो फिर फायदा नहीं। तो वही बात है कि आप प्लीज अपनी ईमानदारी तो आप हैं,
पर प्लीज़ थोड़ा इश्यूज पे भी काम करें। और जो मेन इश्यूज हैं, बेसिक इश्यूज हैं, ये गैस, बिजली, ये कोई बड़ी बात हम नहीं मांग रहे, हम नहीं कह रहे सबको एक एक सोने का बिस्किट मिल जाए, बस गैस, बिजली, ये बेसिक चीज़ सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सोचना चाहिए और बिल्कुल इस बारे में कुछ करना चाहिए। लेकिन वाकई में अली, आप अवाम के मसाइल को अपने एक आपका मुनफरिद अंदाज है, आप उस हिसाब से, उस अंदाज से आप करते हैं, तो रिस्पांस जब मिलता है तो कैसा रिस्पांस मिलता है और कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा रिस्पांस आता है मुझे हमेशा, क्योंकि लोग आजकल कोरोना, फिर जो आजकल न्यूज़ में आप देख रहे हैं हर दूसरे दिन जो बहुत ही डिप्रेसिंग न्यूज़ आती हैं, तो उसमें लोग अप्रिशिएट करते हैं कि यार चलो 1 मिनट के लिए हम हंस लेते हैं, 1 मिनट के लिए लोग भूल जाते हैं अपने मसले। तो कभी कभी मेरा अगर बहुत थक गया होता हूँ या मूड नहीं होता वीडियो बनाने का, फिर भी मैं बनाता हूँ ज़बरदस्ती, क्योंकि मुझे रियलाइज होता है कि अगर मैं 2-3 लोगों को भी हंसा दूँ इस टाइम में तो बड़ी बात होगी, क्योंकि टाइम्स आर टफ एंड अच्छा अली, महंगाई का जिक्र तो आप मुसलसल कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं और ये वाकई एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन आप ये मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। आपका कोई नया गाना भी आने वाला है कि आपके अक्सर गाने जो हैं बड़े हिट जाते हैं? जी, मैं नए गाने, ऑडियो तकरीबन हमारा फिनिश हो गया है, हम अगले महीने में उसकी वीडियो बना देंगे, तो बिल्कुल गाना, म्यूजिक करना है। कोविड में थोड़ा ब्रेक आ गया था क्योंकि दूसरी चीजें चल रही थी, तो अब वापस इंशाल्लाह हम काम पे लगेंगे, लोगों को और एंटरटेन करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, क्योंकि मेन चीज ये भी होती है कि लोग हंसें और उनसे कुछ मैसेज भी ले जाएं। तो अभी एक फिनोमेना जो मैंने देखा है वो है, सोशल मीडिया पे हर कोई नफरत करता है, अपना फेक अकाउंट बनाता है, वहाँ पे लोगों को गालियां देता है। तो ये एक कैरेक्टर है जो मुझे बहुत फैसिनेट करता है, ट्रोल। तो उस पे मैंने सोचा कि कुछ गाना होना चाहिए, तो उस पे तो इसका फैंस के लिए खुशखबरी है, यानी कि किसी प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है? उसके अलावा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, हम वैसे ही छोटे आर्टिस्ट हैं, तो हम अपनी छोटी वीडियोस बनाते रहते हैं। और बस आपकी रिक्वेस्ट है ये कि प्लीज सपोर्ट करते रहें, और आपके मैसेजेस और आपके व्यूज से बहुत इंकरेजमेंट मिलती है, तो प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोस और टाइम निकालें अपने दिन में थोड़ा हंसने के लिए, क्योंकि हंसने से आपकी डिप्रेशन, बहुत सारे मसले आपके थोड़े ईज हो जाते हैं, जाते कहीं नहीं है मगर थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो मसाइल में घिरी आवाम के लिए अली गुल का क्या पैगाम है? आवाम को अब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या मुल्क जा रहा है और क्या करना है। प्लीज अब जो अगला इलेक्शन आएगा उसमें अपना वोट जरूर देना है और सही हुक्मरान लेके आने हैं लोकल लेवल पे, जो आपके एरिया का रिप्रेजेंटेटिव है कि वो काम कर रहा है या नहीं, और लीडर थोड़ा काम कर ले। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, और बस थोड़ा यही है कि हम हमारे लिए कुछ नहीं करें, बस जो वर्कर्स हैं, जो लोअर क्लास हैं, लोग जो एक्चुअली जिनकी स्ट्रगल है, उनके लिए आप कुछ कर लें, हम मैनेज कर लेंगे, बाकी लोग मैनेज कर लेंगे। आप ऐसे काम करते रहें और सबको इस तरह एंटरटेन भी करते रहें, अवेयरनेस भी फैलाते रहें। अली गुल पीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। हम अभी छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहेगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, और हमने महंगाई का भी जिक्र किया, बहुत सारी स्टोरीज आपको दिखाई, फनकारों का क्या हाल है, इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका इस वक्त क्या हाल है, उस पर बात कर लेते हैं। फैसलाबाद का रुख करते हैं और बात करते हैं मौलाना साहब की, कारी मोहम्मद याकूब साहब, जिनकी माशाल्लाह 4 शादियां हैं और उनके तकरीबन 28 बच्चे हैं। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि इस महंगाई के दौर में वो किस तरीके से सब कुछ मैनेज करते हैं, मामलात कैसे चलते हैं। ऑब्वियसली शायद अभी हमने देखा अली गुल पीर को, वो बता रहे थे कि किस तरीके से हम मैनेज कर पा रहे हैं, बेसिक्स नहीं मीट हो रही हैं। पंजाब में हमने जो है वो खुदा के हवाले से कवर किया कि रिश्ते टूट
टूट रहे हैं महंगाई की वजह से। अब इस महंगाई में आप चारों बीवियों के साथ, अपने 28 बच्चों के साथ एक बेसिक जिंदगी की जरूरियात कैसे पूरी करते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए। महंगी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप मैनेज किया जाता है। सबको साथ रखें, खुश भी रखें और सब हंसते खेलते अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं गुजार रहे, इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है कारी मोहम्मद याकूब ने। याकूब साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। याकूब साहब तकरीबन माशाल्लाह 28 बच्चे हैं और 4 बीवियां हैं, आप खुद भी हैं। ये जितने लोग बनते हैं मुझे गिनने में भी थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन कैसे चलता है सारा कुछ, मैनेज कैसे होता है महंगाई के इस दौर में? जब हम देखते हैं कि लोग बड़े परेशान रहते हैं, ये शिकायत करते हैं कि हमारा तो अब जो खाने का एहतमाम है वो भी नहीं हो पा रहा, गैस का भी बहरान है एक तरफ, अब फ्यूल भी महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल भी महंगा होता जा रहा है। आप सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं अपनी पूरी फैमिली के लिए? मोहतरम, असल में मसला ये है कि हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाया है और पहली आयत में, कुरान पाक की पहली आयत में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह के सारी मखलूक़ात को पैदा करने वाला भी वो है और रब भी वो है। और उसने एक मोहल्ले में, अगर एक गली में 10 घरों में अगर 20 बच्चे हैं, अगर उनका रिज़्क भी अल्लाह देता है, और एक घर में अगर 20 बच्चे हैं या 28 बच्चे हैं मेरे, तो वो उनको रिज़्क भी अल्लाह ही देता है। जब मेरे पास मैं अकेला ही था, पढ़ता था, तो कुछ भी नहीं होता था खर्च करने के लिए। तो जैसे जैसे शादी हुई, बच्चे होते गए और अल्लाह ताला रिज़्क बढ़ाता गया, रिज़्क बढ़ाता गया। हर किसी के नसीब का रिज़्क अल्लाह ताला आसमान से भेजता है। बेशक बेशक बेशक। कारी साहब, मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा था। हम पिछले दिनों कुछ हफ्तों से कुछ बड़ी अफसरदगी के साथ ये खबर भी देते हैं कि तलाक़ें हो रही हैं, खुला हो रही है, बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, मोहब्बतें ख़त्म हो गई हैं रिश्तों में। इज़्दवाजी ताल्लुकात में खुलूस, इज़्ज़त और मोहब्बत को कैसे कायम रखना चाहिए? जी, वो मसला ये है कि हम दीन से दूर हो चुके हैं। हमें इस्लामी तालीमात वो उनकी गहराई तक नहीं पहुँचते, वो हमें पढ़ाई भी नहीं जाती। अगर पढ़ते हैं तो सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ते हैं, उन पर अमल नहीं करते, पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद भूल जाते हैं। अगर इस्लामी तालीमात के मुताबिक चला जाए, हकीकत बात है कि ऐसे मसले ही ख़त्म हो जाते हैं अल्लाह के फजल व करम से। अच्छा मौलाना साहब, अक्सर लोग घबराते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे, ट्रेनिंग कैसे होगी, और बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा उनके लिए, उनको साथ साथ उनकी तरबियत करना। ज़रा आप मशवरा दें किस तरीके से बच्चों की ट्रेनिंग करनी चाहिए, या आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या आपके लिए बड़ा आसान था तमाम बच्चों की अच्छी तरबियत करना, उनको अच्छी नहीं, और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए? मोहतरम, असल मसला ये है कि मैंने पहले भी बताया कि हमारा ईमान इंतहाई कमज़ोर हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब पैगम्बर हमारे आका अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि क़ाल तज़व्वजल वदूदल वलूदा फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, शादी करो मोहब्बत प्यार करने वाली औरत से और ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली से। और दूसरी हदीस में है, सही हदीस, आप फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन मैं फ़ख्र करूँगा जिसके ज़्यादा बच्चे होंगे। जिस पर नबी फ़ख्र करें उसकी कितनी अज़मत होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको वैसे ही छोड़ देगा। एक एक बच्चे, 2-2 बच्चों वाले भूखे मरते मैंने देखे, हाँ जी, तबाह हो चुके हैं। मेरे माशाल्लाह इतना बड़ा घराना है, अल्लाह के फजल व करम से किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं। हम अयाशियों के लिए लोग अयाशियों में पड़ जाते हैं। अगर कफ़ायत शारी के साथ चला जाए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, हुकूमती मसाइल, ऑल वर्ल्ड जो मसाइल पैदा हुए हैं कोरोना की वजह से, वो सब मुतासर हुए हैं, हम भी उसी में शामिल हैं। लेकिन ये है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखे। और इतना ज़्यादा मतलब ये देखो, हम गैर मुस्लिम जो हैं, दूसरे तीसरे लोग हैं, हैं जी, उनको जो साइंसदान हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो हुक्मरान, उनकी बातों पर तवज्जो करते हैं। तो जिसने हमें पैदा किया, हम सारा कुछ देने का वादा भी किया, उधर ख्याल ही नहीं हमारा। यहाँ पर मुझे उधर हमारा ख्याल। मैं थोड़ा सा आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ। जो आपके बच्चे हैं माशाल्लाह, उन तमाम बच्चों में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने कॉलेजेस में हैं, क्या तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या उनकी मसरूफियत होती है, जरा इस हवाले से डिटेल में बताइएगा प्लीज। हाँ माशाल्लाह जी, मेरे बच्चे कॉलेजेस में भी जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मदारस में भी पढ़ रहे हैं। अल्लाह के फजल व करम से ये छोटा सा बच्चा है मेरा,
हैं जी, आज से 3 साल पहले 2 साल का था उस वक्त, आज भी सुबह की नमाज पहली साहब में उसने अदा की। साद उसका नाम है मेरे बच्चे का। सुबह हैं जी अभी 4.5 साल का है, और 3 साल पहले से 2 साल का था उस वक़्त का नमाज। और अल्लाह के फजल से तरबियत हाँ जी ऐसी हो रही है अल्लाह की मेहरबानी से, और मेरे बच्चे सारे फरमा बरदार हैं। 8 बच्चे मेरे, 4 बेटियां, 4 बेटे शादीशुदा भी हैं, और इतने फरमा बरदार हैं बीवियां बच्चे कि दुनिया में एक मिसाल बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। मैं आज के दौर के हिसाब से क़ायद साहब आपने इतनी अच्छी तरीके से इसको मिसाल के तौर पर पेश किया कि अगर चाहें तो आप बहुत ज़्यादा में भी इत्तफाक से रह सकते हैं, और ना चाहें तो एक में भी ना इत्तफाकी हो सकती है। ये अल्लाह पाक के करम है कि आपके घर में अल्लाह ने इन तमाम लोगों का रिस्क जो है अल्लाह ने वसीला बनाया आपको। अगर लेकिन 32 लोगों की कफालत करना वाकई महंगाई है। आपने कहा दीन से दूरी है, बेशक इस बात से मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि आज के वक्त में लोगों के ऊपर जो असर पड़ रहा है इस महंगाई का, उसमें सबसे ज़्यादा शैतान जो है उनको बहका रहा है, उनकी कैफियत को लेकर, उनकी नीयतों को लेकर, उनके आमाल को लेकर? जी सच कहा बेटी, आपने बिल्कुल सच कहा है जी। ये बातें सारी अकाउंट होती है। मैंने तो आपको सारा सिलसिला बयान किया है कि अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि हर किसी का रिज़्क आसमान से आता है, और ख़र्च करने से दौलत बढ़ती है जी। मैंने तालिब इल्मी के दौर में एक मस्जिद बन रही थी, उधर 10 रुपए दिए तो फिर उसको अल्लाह ने इतने भाग लाए, आज करोड़ों का मामला है। मैंने एक जगह ली है दीनी इदारे के लिए, एक यूनिवर्सिटी कैंप करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे कामयाबी दे। उधर गरीब घर के बच्चों को CSS करवा के अला उर्दू पे भेजा जाएगा, और इंशाअल्लाह वो बच्चे हैं जी वो बगैर रिश्वत के ईमानदारी से काम करेंगे, गरीब लोगों का भला होगा अल्लाह के फजल करम से। तो उधर मैंने 1 करोड़ रुपया दिया, वो मेरे 10 रुपये 1 करोड़ बना अल्लाह के फजल करम से। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया क़ायद साहब हमारे साथ शामिल होने का, और आपने वक्त दिया। आपकी माशाल्लाह 4 बीवियां और आपके 28 बच्चे, ये 32 लोगों का कुनबा और टोटल 33 लोगों का घराना, अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े से इस पर करम रखे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क़ायद साहब से लेते हैं इजाज़त, लेकिन अब जब हम बढ़ रहे हैं आगे, जो लम्हात हैं शाहज़ेब, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अब जो हमारा सेगमेंट होने वाला है ना। बिल्कुल, वो सेगमेंट बड़ा दिलचस्प है कि हम जिक्र कर रहे हैं आप सलाहुद्दीन अय्यूबी का, और इनका जिक्र क्यों ना करें, क्योंकि हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, तारीख पर नजर डालते हैं तो बड़ी अहमियत रखते हैं ये। जैसे कि हम मिस्र को फतह करने वाली फौज में सलाहुद्दीन भी मौजूद थे। इसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। बैतुल मक़दस की फतह सलाहुद्दीन अय्यूबी का अजीम व शान कारनामा रहा है। और पाकिस्तान में खासतौर पर दिलचस्प बात यह कि उनकी शख्सियत को लेकर लोग उनसे बहुत मोहब्बत भी करते हैं, उनसे इंस्पायर भी होते हैं, और उनको समझना भी चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना भी चाहते हैं कि आखिर वो कौन थे, उनके क्या कारनामे थे, वो कहाँ के सुल्तान थे, वो क्या करते थे। इन्हीं तमाम तर मामलात पर जो है हम वो देख रहे हैं कि ऑडिशंस भी जारी थे, क्योंकि एक सीरीज तैयार हो रही है। सीरीज भी तैयार हो रही है, और इस सीरीज को लेकर जहां खुशी की लहर मुसलमानों में दौड़ी, और पाकिस्तान के हिस्से में इसकी एक बहुत बड़ा जो है वो हिस्सा आया, तो वो हम लोग तो बहुत खुश थे, और हम लोग ने तो बड़ी जश्न मनाया ना, वाह 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 वाह, अब तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के ऊपर जो है हम देखेंगे, हम इंस्पायर होते हैं। इस तरह की सीरीज को देखते हुए ईमान ताज़ा होता है। इस तरह की सीरीज को देखते हैं तो अपनी हकीकतें पता चलती है, अपनी हिस्ट्री पता चलती है शाहज़ेब। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी किया कि ये तो हमारे इस्लामिक हिस्टोरिक हीरो नहीं है, इनके ऊपर क्यों सीरीज बनाई जा रही है, इसको क्यों प्रोजेक्ट में लिया जा रहा है। बात तो सिर्फ ये है कि अगर कहीं अच्छी बात हो रही है तो कहीं से भी अच्छी बात हो तो फख्र की बात है। अपने मुल्क में अगर अच्छी बात हो रही है तो कहीं से भी लेकर हो, बात तो अच्छी हो रही है। वो वाली मक्खी बनो जो शहद की मक्खी होती है, वो मक्खी क्यों बनते हैं हम जो कचरे पे बैठती है। आपको आज सलाहुद्दीन अय्यूबी जो सीरीज शुरू होने वाली है, इंशाल्लाह उनके प्रोड्यूसर से मुलाकात करवाते हैं। काशिफ अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, वक्त निकाला आपने हमारे लिए। और पहला सवाल अगर आपकी इजाजत हो तो यही करूंगी कि हमारे तो हीरो नहीं है, हम इन पर क्यों सीरीज बना रहे हैं? बिल्कुल लोगों का मानना है। मैंने बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है। और ये पिछले चंद दिनों पहले आपके ही मीडिया के जरिए ये हम तक पहुंचा, और लोगों ने कहा इस पर जवाब दिया जाए। किसी खातून ने ये एतराज़ उठाया था, और वो यकीनन मुझसे ज़्यादा समझदार होंगी, अक्लमंद होंगी, पढ़ी लिखी होंगी। मसला ये है कि हम और आप हैं कौन, हमारी पहली आइडेंटिटी क्या है। सबसे पहले तो हम इंसान बन के तो दिखाएं, और फिर हम मुसलमान हैं। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा,
मुस्लिम है, हम वतन है, सारा जहां हमारा। मुसलमान होने का फर्ज तो अदा करो पहले। आप तो 70 साल पुराना मुल्क है आपका, आप कहाँ से हीरोज तलाश करेंगे? हाँ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मौलाना शौकत अली, मौलाना उनके भाई जौहर अली, हम सब पे बनाएंगे, लेकिन अपनी आइडेंटिटी सबसे पहले बहैसियत मुसलमान बताओ। आज हमारे वजीर आज़म साहब ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है, यकीनन आपको पता होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये पहचानने की ज़रूरत है कि मोहम्मद कौन है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे बताओ ना कि भाई 6 अरब लोग इंतजार में बैठे हैं कि शाहजेब साहब या आप या मैं खड़े होके मोहम्मद का तारुफ कराएंगे। हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात कर दे, कोई कार्टून बना दे तो मेरा खून खौल जाता है। लेकिन क्या हक पहुंचता है मुझे गुस्सा करने का जब मैंने उसको मोहम्मद से रूशनास कराया ही नहीं। खुलफाए राशिदीन के बाद अगर किसी शख्सियत ने इस पिछले 1400 सालों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूशनास कराया इस दुनिया को तो वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। ये तारीख इस बात की गवाह है। जमीन का हिस्सा, जमीन का वो टुकड़ा जिस पर उसको हुकूमत मिली, उसने अल्लाह और मोहम्मद के कानून को नाफिज करके दिखाया, जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना में करके दिखाया। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब इसके साथ हम आ जाते हैं सीरीज की तरफ। जिस तरीके से एक जॉइंट वेंचर है बिल्कुल, और इसे बनाया जा रहा है, बहुत इसमें मेहनत की जा रही है। इसका मकसद स्पेसिफिकली क्या है? सबसे पहले जो इनिशिएटिव ये लिया गया है उसमें आप लोग क्या दिखाने जा रहे हैं? मतलब एक पब्लिक को आइडिया हो कि इस सीरीज में उनको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। क्या वो उनकी शख्सियत पर मबनी फिल्म सीरीज होगी या ओवरऑल पूरी हिस्ट्री दिखाई जाएगी? देखिए, सबसे ये बड़ा अहम सवाल आपने किया, जब मैंने पहले जो आपसे मैंने अर्ज किया उसी बात को आगे बढ़ा दीजिए। इस पूरी सीरीज का मकसद है कि दुनिया को इस्लाम की सही शक्ल दिखाना। जब अल्लाह के किसी बंदे को जमीन पर हाकमियत मिलती है और वो कुरान को रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करता है तो असल कुरान के हकायक हैं क्या? आज हम 54 इस्लामिक रियासतों की बातें करते हैं, किसी एक में कुरान राइज नहीं है। अगर और फिर दुनिया मजाक उड़ाती है आपका कि ये मुसलमान मुल्क है, कि यहां तो ये हो रहा है, यहां तो ये हो रहा है, अमेरिका में, बरतानिया में या मगरबी ममालिक में, और आप में फर्क क्या है? तो हमें जो मकसद है इस सीरियल का वो ये है कि वो 60, 70, 80 बरस जो कि डायनेस्टी थी उनकी, उस दौरान जो गैर मुस्लिमों के हुकूक थे उसमें और मुसलमानों के जो हुकूक थे, और सबसे बढ़कर इंसाफ का बोलबाला था, वो कुछ नहीं था, सिर्फ कुरान की प्रैक्टिकलिटी थी। भाई आप बात समझे ना कि कुरान क्या है। कुरान अगर मशले राह आप कह रहे हैं, आप पूरी दुनिया को ये नारे लगाते हैं कि ये कुरान हमारी किताब है, कुरान असल हक है, तो उसको राइज करके तो दिखाओ। आज के जमाने में कोई नहीं कर रहा ना, हम वो दिखा रहे हैं कि ये किया जा सकता है। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छा ये बात की कि किया जा सकता है, लेकिन आप जो कर रहे हैं, जरा इस पर भी मैं बात करूं। आप माशाल्लाह यूएस में इतने कामयाब डॉक्टर, आपके पास माशाल्लाह इस वक्त जो आपने प्रोजेक्ट उठाया है, अगर मैं गलत नहीं हूं काशिफ साहब, तो आपने जितना पैसा इस प्रोजेक्ट पर लगा है, इट इज आइदर मेक इट और ब्रेक इट। तो अगर मेरा ये सवाल इजाजत के साथ करना चाहूंगी कि खुदा ना खास्ता अगर इस प्रोजेक्ट को कोई वो रिस्पॉन्स ना मिला जो आप अल्लाह पाक की ज़ात पर छोड़कर, ऑब्वियसली वहां से आपने उम्मीद लगाई है, आई एम श्योर आपकी पर्सनालिटी से मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, लेकिन व्हाई? वाह, क्या खूबसूरत बात किया आपने। अगर पैसा कमाना होता ना मेरी प्यारी बहन, तो खुदा की कसम एक और अस्पताल बना लेते। मैं अस्पताल बनाता हूँ, मैं कैंसर का स्पेशलिस्ट, मेरे पार्टनर डॉक्टर जुनेद अली शाह के अपने अस्पताल है, एओ क्लिनिक का नाम आपने सुना होगा, मोहम्मद अली शाह साहब के साहबजादे हैं, दुनिया भर में उनका नाम है। जितनी जमा पूंजी हमारी थी एक एक पाइस में लगा दी, क्योंकि जिस अल्लाह ने ये पैसा दिया है ना, वही अल्लाह इस पैसे को प्रोटेक्ट भी करेगा, और ना करेगा तो जो लेके दुनिया में आए थे ना वही लेके चले जाएंगे। यार क्या लेके चला जाऊंगा मैं इस दुनिया से? अगर मेरा मोहम्मद मुझसे खुश हो गया, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो गया, तो जो चीज मैं लेके जाऊंगा ना, बस वही काफी है। ये सब कुछ यहीं रह जाना है। ये बात क्यों नहीं समझ में आती? और मेरी ये ख्वाहिश है, आपने बहुत बड़ी बात की, मैं इसका जवाब दे दूं। एक बड़ा खूबसूरत जुमला है सुल्तान अब्दुल हमीद साहब का, एक ड्रामा है पायंत हमीद, ये टर्किश ड्रामा है।
उसमें वो कहता है कि जब आप एक साहब को ख्वाब आता है कि जाओ सुल्तान अब्दुल हमीद से पैसे ले लो, तुम माली मुश्किल में हो, और ख्वाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और उसको मुखातिब यूं करते हैं कि मेरे हमीद के पास जाओ। तो जब वो आके उनसे कहता है कि मैं आप मुझे ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, उन्होंने ये कहा, तो वो उसकी आंखों के आंसू नहीं रुकते। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मैं जाऊं तो आवाज आए कि मेरे काशिफ, मेरे जुनैद, इनका ये आए हैं। अच्छा, वैसे फिल्म इस सीरीज का बजट है कितना? बजट अरबों में है, छोड़ देना। नहीं, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। वैसे ओवरऑल जो एक आइडिया है, अब जाहिर है अब क्योंकि अब तो बाकायदा इसका आगाज होने जा रहा है, तो अब तो आप लोग की सब चीजें फाइनलाइज हो गई होंगी। ये बनना स्क्रिप्ट हो गया है, सीजन 1 का स्क्रिप्ट खत्म हो गया, हो गए, ऑडिशन सब खत्म हो गए माशाल्लाह। कोई चांस नहीं है ऑडिशन नहीं, ऑडिशन खत्म हो गए पाकिस्तान में, टर्की में हो रहे हैं। अच्छा, वैसे ऑडिशन आप जिक्र कर रहे हैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ी ये खबरें सामने आई सोशल मीडिया पर ऑडिशंस के हवाले से कि लोग जा रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। खासतौर पर सलाउद्दीन अयूबी का जो कैरेक्टर है बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, सही तरीके से वो पोर्ट्रे कर सके उस शख्सियत को। और सबसे पहले तो ये बताएं कि ऑडिशंस कितने मुश्किल थे और ये मेन कैरेक्टर कर कौन रहा है? टर्किश कुर्दिश बैकग्राउंड, ठीक है, 6.5 फुट कद और चेहरे पर मतलब जो उनका उनकी लाली, उनका रंग और वो उसी तरह से चेहरे पे जिसको देख क्या किसी ने कि अल्लाह को क्या, अल्लाह कहाँ से नजर आता है, अल्लाह कैसे होता है, जिसको देख के अल्लाह याद आ जाए। तो नाम क्या? नाम अभी तय नहीं किया है उनका। वो 3 लोग हैं, उनमें से एक फाइनलिस्ट हो जाएगा, फाइनल होना 3 में से एक। तो लेकिन यहाँ के हैं कि वहाँ टर्किश है ना, उधर बताया। अच्छा, अब हमारे क्योंकि ऑडिशंस हम जब पता चला हमें कि ऑडिशंस हो चुके, तब मैंने कुछ लोगों से कहा कि मुझे एक्टिंग दोबारा करने का शौक हुआ। मैंने कहा मैं ऑडिशंस मिस कर दिए, लेकिन मेरे लिए एक बड़ी खुश आए, हम लोग बहुत खुश है इस प्रोजेक्ट को लेकर काशिफ साहब के पाकिस्तान भी इस इतने बड़े प्रोजेक्ट का इतना बड़ा हिस्सा और उसको करने के लिए एक इतना बड़ा नाम। मैं सिर्फ ये समझ सकती हूँ कि अगर 2 मिनट या 10 मिनट आपके साथ बैठकर इतनी रूहानियत अगर हमारी जागी है, तो इस सीरीज से हमारी बहुत उम्मीदें वाबस्ता हो चुकी हैं। अल्लाह इज्जत रखने वाला, बेशक बेशक अल्लाह इज्जत रखने वाला, बेशक। पाकिस्तान के बहुत सारे नाम इसमें आपको नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई है, उस अथॉरिटी के अंदर फैसल जावेद साहब सेनेटर है, हमारी उनसे गुफ्तगू, खान साहब से जब हमारी मुलाकात हुई तो खान साहब को हमने ये प्लेट में रख के दिया है कि ये इससे हम रोशनास कराते हैं दुनिया को कि मेरा नबी है कौन। आओ ना, मैं पोस्टर नहीं लगाऊंगा, मैं नारे नहीं लगाऊंगा, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, खत्म। अच्छा सर, एक और बात, मैंने खुद ऐतरुल गाजी ये पूरी सीरीज देखी, ठीक हो गया, ठीक है, वो टर्किश सीरीज है पूरी। उसमें मैंने देखा कि उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कि जो हकीकत है, जो हिस्ट्री है, उसके साथ साथ कुछ उन्होंने फिक्शन भी ऐड किया है। क्या इस सीरीज में भी स्टोरी के साथ कुछ फिक्शन ऐड किया जाएगा या कंप्लीटली हकीकत पर मबनी पूरी तारीख इसमें दिखाई जाएगी? भाई हर स्टोरी के साथ एक फिक्शन होता है, लेकिन इस स्टोरी में इतने चैप्टर्स हैं कि अगर फिक्शन डालने लगे तो आपके पोते भी वही देखते रहेंगे सीरियल और वो खत्म नहीं होगी। हम दमिश्क चलते हैं, हम काहिरा चलते हैं, हम बगदाद चलते हैं, हम वहां से जनाब आपके कुंदुस आ जाते हैं, हम सेंट्रल एशिया चले जाते हैं, फिर हम बैतुल मुकद्दस चलते हैं। एक एक सीजन लेके चलेंगे भाई तो 40 सीजन बन जाएंगे, 50 सीजन। कितने सीजन है इसके? इस वक्त हमारे 3 सीजन प्लान है, 104 एपिसोड टोटल। कब तक आए? 27 लास्ट वीक ऑफ जून इंशाल्लाह। तो 2022 जो है वो इंशाल्लाह हम बहुत जबरदस्त जो है पूरी दुनिया देखेगी इसको। पहली प्रोडक्शन है जो पाकिस्तानी प्रोडक्शन है और नेटफ्लिक्स ने पहले ही राब्ता कर लिया हमसे कि आप हमें बेचेंगे। TRT, नेटफ्लिक्स, अल जजीरा, BBC, ये सारे के सारे। बिल्कुल, आप लोग भी मुझे लग रहा है कि बहुत एक्साइटेड होंगे, जैसे कि मैं भी एक्साइटेड हूं। मैं जरूर ये देखना चाहूंगा। सर, अब जरा सा इस तरफ आते हैं, फनकार लोग जो वहां पे ऑडिशंस देने आए, बहुत सारे फनकार आए, बहुत से रिजेक्ट भी हुए, कुछ सिलेक्ट भी यकीन तौर पर हुए होंगे। कौन कौन से बड़े नाम थे जो वहां पर ऑडिशन देने आए? ये मैं नहीं बता सकता। अच्छा, लेकिन वैसे सिलेक्ट कौन से वो ये सिलेक्ट जिलानी साहब हुए हैं, आयशा उमर साहिबा हुई हैं, उष्ना शाह साहिबा हुई हैं, और बहुत से नाम यार, नाम याद ही रहते मुझे। नहीं, हम इंशाल्लाह बहुत सारे नाम है, लेकिन बहुत सारे रिजेक्ट भी हुए, लेकिन रिजेक्ट ना कहें उनको। देखिए, इसलिए कि वो पाकिस्तान के बड़े नाम है, बिल्कुल बड़े नाम, और पाकिस्तान की बड़ी इज्जत उन्होंने कमाई है, पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन कैरेक्टर्स के हिसाब से। लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ सीजन में जरूर आएंगे, वो जरूर आएंगे, आगे जाके वो जरूर आएंगे। हमारे साथ मौजूद थे काशिफ अंसारी साहब और तफसीलन बात कर रहे थे इस पर। तो अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ढेरों दुआएं आपके लिए और इस सीरीज के लिए, क्योंकि इसमें मेरे
हमारे आका के हवाले से और उनके बस उन पर हमारी जान और हमारी नस्लें हमारी कुर्बान। बस ये दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान को परवरदिगार अपने खास हिफ्ज़ व अमान में रखे और रखिएगा अपना ख्याल। कल तक के लिए दीजिए शाहज़ेब अहमद और माया खान को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।